Hello, my dear friends. Welcome to all of you in my YouTube channel Earth Classes. My dear friends, I Ajay Kumar Misra once again welcome to all of you. My dear friends, today I am going to arrange the class for class 9 chemistry part 3rd atom and molecules. So my dear friends, come and sit properly and watch my class sincerely. मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं एटम और मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3rd क्लास 9 केमिस्ट्री का पार्ट में पढ़ाने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू clarify or define what is the atom and molecules. After that, in today's class I will discuss about the introduction of first page of NCERT chapter 3rd atom and molecules. In first page, what it has been written line by line, word by word I will discuss, and after that in today's class we will discuss about the how atoms combined and form a molecules and compound, and what is the process, what is the law for combining the different types of atoms, and what is the name of these law. It means law of chemical combination, and first law is law of definite proportion and law of conservation of mass. And after that, in today's class, my dear students, we will discuss about the Dalton's atomic theory. तो मेरे प्यारे बच्चों, we are making a strategy of each and every classes so that we can focus on that particular matter. तो मेरे प्यारे बच्चों, इस 3rd चैप्टर को मैं 2 से 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा और आप 2 से 3 क्लास पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3rd करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप इसको 3 हिस्से में आइए, 3 पार्ट्स में आइए और आप क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। इट्स माय चैलेंज, whatever I will discuss, it will clear like a mirror. दर्पण की तरह आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, and when you go through the reading the book, you will accept it 100%. So my dear friends, come to the point. First of all, we will discuss about the what is the atom. एटम की कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? एटम, इट मीन्स ए का मतलब नॉट होता है, टॉम का मतलब डिवीजन। ए का मतलब नॉट, टॉम का मतलब डिवीजन, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसे डिवाइड नहीं किया जा सकता है, दैट इज नोन एज एटम। मेरे प्यारे बच्चों, अब एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में समथिंग हैज बीन रिटेन। वो क्या है कि सबसे पहले हमारे इस इंडियन फिलोसफर
The name was कनाद। कनाद ने आया, और इसको आप पार्टिसिपेट करेंगे, यहां से बाइफरकेट करेंगे यहां से, तो ये कण बनता है। कण, कण का मतलब होता है पार्टिकल्स इन इंग्लिश। इंग्लिश कण का मतलब होता है पार्टिकल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, कनाद मुनि ने सबसे बहुत 500 बीसी, इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के 500 साल पहले की बात है, कनाद ऋषि ने, हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताया कि मैटर क्या है। तो मैटर बताया कि पदार्थ, तो मैटर विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव ए मास, दैट इज कॉल्ड मैटर। और हिंदी में उसको पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, दैट इज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इट इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉलेस्ट और टाइनी पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड मैटर। मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों की मिल से बने हैं, और इसे विभाजित करते करते उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, उस जगह पे पहुंचते हैं जहां पर उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो उस भाग को क्या बोला उन्होंने? कण बोला, कि उसे कण कहते हैं, उसे पार्टिकल कहते हैं। तो हमारे इंडियन फिलोसफर ने बताया था कि ये कण होता है, पार्टिकल्स होता है। उनके बाद कुछ और साइंटिस्ट आया, हमारे इंडियन फिलोसफर ही जिनका नाम हुआ आपका अनदर इंडियन फिलोसफर पकूधा कात्यायमा। पकूधा कात्यायमा, ये पहला है। दूसरा है, इसको कणाद बोलते हैं, पकूधा कात्यायमा। पकूधा कात्यायमा, Pakuda Katyama, he was also philosopher, great philosopher of, he is a great Indian philosopher, and he expressed कि ये जो पदार्थ के कण हैं, जो परमाणु हैं, तो कण उन्होंने क्या बोला कि पदार्थ के हुए छोटे कणाद के अनुसार कि पदार्थ जो है, मैटर है, जो स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बना है, और उसे हम क्या बोलते हैं? कण बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। तो उस पार्टिकल्स को जो स्मॉलेस्ट है, जिसको और डिवाइड नहीं किया था, दैट इज नोन एज परमाणु। और परमाणु का अंग्रेजी में नाम होता है एटम, इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु। परमाणु मतलब परमाणु बोलते हैं, एटम बोलते हैं, जिसे और डिवाइड नहीं किया जाता है। इंग्लिश में एक मतलब नोट टर्म मतलब डिवीजन, जिसे और डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो फिर दूसरा है पकूधा कात्यायमा। तो पकूधा कात्यायमा ने बोला कि ये जो एटम है, एक दूसरे से कंबाइंड करके और एक नया सबस्टांस बनाता है, पदार्थ बनाता है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, इट फॉर्म्स ए न्यू सबस्टांस, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोलते हैं। तो पकूधा कात्यायमा के अनुसार वो छोटे छोटे पार्टिकल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक नया एटम, वो नया सबस्टांस बनाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूल्स। और पदार्थ, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन्होंने ऐसा बताया। तो पकूधा कात्यायमा ने उसको आगे बढ़ाया। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है? तो ग्रीक, इट वॉज अ वेल डेवलप्ड सोसाइटी, इट वॉज ए वेल डेवलप्ड सोसाइटी इन द वर्ल्ड। संसार के एक बहुत अच्छी डेवलप्ड और विकसित समाज था ग्रीक का। और ग्रीक के साइंटिस्टों ने बताया कि एटम होता है, डेमोक्रेट्स। तो उसके अकॉर्डिंग एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो ये हमारे एंशियंट फिलोसफर
where there was not any written or experimented proof। उनके पास ये सिर्फ फिलोसफी थी, दर्शन था, उनकी मानसिक सोच था बेटा, कोई एक्सपेरिमेंटेड प्रूफ नहीं था। तो 18वीं सेंचुरी में जॉन डाल्टन ने, 18वीं शताब्दी में जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु है। तो परमाणु उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट इज नोन एज एटम विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन एटम का डिफिनेशन, नाउ यू विल राइट हियर, it is the smallest particle of matter it is the smallest particle of matter which cannot be divided according to John Dalton। एटीन सेंचुरी में डाल्टन ने एक्सपेरिमेंट करके इसको बताया कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बाद में एटम को अल्फा रे से बम्बार्डिंग कराया गया, उसका न्यूक्लियस टूट करके एक रेज दिया जिसको जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन बताया, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन बताया, और जेम्स चैडविक ने उसका न्यूट्रॉन का खोज किया। तो एटम डिवाइड हुआ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड हुआ। तो मॉडर्न डिफिनेशन जो होता है, वी विल रिवाइज द मॉडर्न डिफिनेशन। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डिफिनेशन क्या है, एटम it has not independent existence but it must take part in chemical reaction। According to modern definition, atom it has not independent existence, इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट इट मस्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, बट इट मस्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चों कि एटम फ्री स्टेट में नहीं होता है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट क्या है, तो जो फ्री स्टेट में, जैसे वाटर फ्री स्टेट में है, एयर फ्री स्टेट में है, लेकिन वाटर में जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है वो वाटर में मिला हुआ है, तो वो वाटर में मिला हुआ है तो हम उसे कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। तो फ्री स्टेटमेंट विच कैन बी प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इजिली और इन ए फ्री, एंड विच इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड फॉर्म, दैट इज नोन एज कंबाइंड स्टेट। उसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइंड स्टेट बोलते हैं। तो एटम का फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट इसलिए करता है कि जो अभी बना बकूदा ने बताया कि वो पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो ये एटम आपस में कंबाइंड करेगा और कंबाइंड करके मॉलिक्यूल्स बनाएगा, कंपाउंड्स बनाएगा। और अभी आपके पास सराउंडिंग जितना भी है सब का सब कंपाउंड होता है। जैसे आप रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस लेते हो तो O प्लस O ये कंबाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सीजन गैस बना देगा।
हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइंड करेगा तो हाइड्रोजन गैस बना, दिस इज द मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द वन एटम. तो वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, अनदर एटम, it combines with another atom of oxygen and form an oxygen gas, and that is this is the molecules. और ये जब तक आपस में कंबाइन नहीं करेंगे तब तक कुछ बनाएगा नहीं. और नाउ इट इज द मॉलिक्यूल्स एंड इट कैन प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, बट इट मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन. तो ग्रुप ऑफ एटम्स को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं और मॉलिक्यूल्स का फ्री एग्जिस्टेंस होता है, लेकिन वो पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है आपका एटम है. तो एटम मॉडर्न डिफिनेशन के अनुसार इट हैज नॉट फ्री एग्जिस्टेंस बट इट मस्ट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस. अब बात करते हैं हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों. तो एटम क्लियर हो चुका. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिक्यूल्स. व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? ग्रुप ऑफ एटम्स which has free existence and it may or may not take part in chemical reaction. मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे? ग्रुप ऑफ एटम्स को. तो यहाँ आपने देखा ये दो एटम्स मिला तो O2 बनाया, दिस इज द मॉलिक्यूल्स. और जो नीचे लिखाता है वो एटम्स को रिप्रेजेंट करता है और जो फ्रंट पे होता है दैट इज वो मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करता है. मेरे प्यारे बच्चों याद रखेंगे. तो ग्रुप ऑफ एटम्स विच है फ्री एग्जिस्टेंस, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, बट इट मे और मे नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. तो ये कैसे? तो आप देखिए सिंपल सा एग्जांपल जस्ट आई एम गिविंग टू यू. सोडियम मेटल आपने देखा है, वाटर आपने देखा है. जब सोडियम मेटल को वाटर में डाल दे तो इमीडिएट इट रिएक्ट्स विथ वाटर वाइगरसली एंड इट अकर्स ए फ्लेम, आग लग जाती है. But if you put a silver into the water, it cannot reaction. If you left it 2 and 3 days and 4 days, there is no any reaction between the water and silver metal. Now, this is the reactivity series according to the reactivity power. तो वही water is a molecule H2O because it is formed by the combination of oxygen and hydrogen. And it forms a water. It is a group of atoms and it is called molecules or a compound. Molecules or a compound. और ये compound फ्री एग्जिस्टेंस है. वाटर हमें फ्री एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. एक जगह वो सोडियम के साथ रिएक्शन किया लेकिन सिल्वर के साथ रिएक्शन नहीं किया. तो यही इसका डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज फ्री एग्जिस्टेंस and it may or may not take part in chemical reaction. This is the definition of molecules. Now you can see the example. H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, हाइड्रोजन का 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 1 एटम्स में, चूंकि O2 जो होता है डायटोमिक होता है. जब भी रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है. तो हाइड्रोजन गैस, नाउ यू कैन पुट हियर G, and now you can put here G. G stands for गैस. हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है मेरा? वाटर बनाएगा, H2O. दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स. वाटर
मॉलिक्यूल्स, और ये वाटर, ये तो रिएक्शन करेगा ही करेगा क्योंकि ये एटम है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल से ये रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और फ्री एग्जिस्टेंस है, मतलब स्वतंत्र अस्तित्व है, नदी में, आहरे में, पोखर में, नल में, ठीक है, जल में, सब जगह ये प्रेजेंट है। तो अब इस H2O को आप सोडियम के साथ रिएक्ट करा देंगे, Na सोडियम मेटल के साथ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये आपका जो है वो Na2O सोडियम ऑक्साइड बना दिया, Na2O 2Na कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस निकाल देता है, हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। लेकिन इसी सोडियम को आप जब गर्म करते हैं किसके साथ, तो ये सिल्वर के साथ रिएक्शन कर दे, वाटर को H2O प्लस Ag, ये वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स है, ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। नाउ यू कैन राइट हियर नो रिएक्शन। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स था, फ्री एग्जिस्टेंस है, लेकिन ये रिएक्शन करेगा और ना भी कर सकता है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे प्यारे बच्चों। तो एटम क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, और इसके अकॉर्डिंग फिलोसफरों का क्या अपना प्रिंसिपल था, और लास्ट में एक्सपेरिमेंट करने के बाद डाल्टन ने क्या दिया, इसको बताया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट मेरे प्यारे बच्चों, कैसे ये एटम्स, डाल्टन ने बताया कि ये एटम्स आपस में जो रिएक्ट करते हैं उसका एक प्रिंसिपल होता है, एक सिद्धांत होता है, उसका एक लॉ होता है, दैट इज नोन एज केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं, लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन। Law of chemical combination we will discuss right now, and after that we will discuss about the Dalton's atomic theory. Now law of chemical combination. Law of chemical combination. What is the law of chemical combination? क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो law of chemical combination, when atoms combined by which process or law, that is known as chemical combination law. According to Lavoisier, laid the foundation of chemical scientists by the establishing two important law, that is known as chemical combination law. In 18th century, scientists recognize the difference between elements and compound and naturally become interested in the finding out the how and why elements combine. Elements, atom of elements combined by a process or law
that is known as chemical combination, law of chemical combination, law of chemical combination. Atom of elements combined by a process or law, जिस प्रोसेस और लॉ के अकॉर्डिंग वे एक दूसरे से जुड़ते हैं, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज प्रपोज्ड बाय द लेवोजियर, LAVOSIER, लेवोजियर. लेवोजियर नाम का साइंटिस्ट ने इसको क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रपोज किया था. और पहले उसने 2 लॉ दिया. अकॉर्डिंग टू लेवोजियर 2 लॉ हैज बीन प्रपोज्ड. अकॉर्डिंग टू लेवोजियर 2 laws have been given. First, law of definite proportion, law of conservation of mass, law of conservation of mass, and second, law of definite proportion. Law of conservation of mass and second is law of definite proportion. So one by one we will discuss, my dear student. Earlier whatever we have discussed in this chapter, I think you have understood easily and very sincerely. When you go through the reading of book, you will confirm, my dear students. Now first, law of conservation of mass. What is the law of conservation of mass? क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बोलता है कंजर्वेशन ऑफ मास. कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास कंजर्व होता है. मास क्या होता है? कंजर्व होता है. कंजर्व करने का मतलब सुरक्षित होता है. तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, mass neither be created nor be destroyed. Mass neither be created nor be destroyed in any chemical reaction. अब इसका प्रिंसिपल है mass neither be created nor destroyed in any chemical reaction. मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में न मास क्रिएट होगा और न मास का क्षय होगा, न ऊर्जा उत्पन्न होगी न ऊर्जा का क्षय होगा, बल्कि हर हाल में वो क्या होता है, बराबर होता है. तो इट इज ए प्रिंसिपल which had already experimented, and now according to the law of conservation of mass, if we write an equation, and if in equation the total mass of reactant and total mass of the products are not equal, then we need to balance the chemical equation. एक क्वेश्चन होता है मेरे प्यारे बच्चों, why do we need to balance the chemical equation? To balance the chemical equation to follow the law of conservation of mass. तो यहाँ आप एक चीज और बोल सकते हैं, देखिए H2 आपने लिखा प्लस हाफ O2 आपने लिखा, ये बन गया आपका वाटर H2O. वाटर बना आपका. अब ये क्या है, केमिकल रिएक्शंस है. तो एरो के लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, 2 साइड होता है. तो ये साइड वाले को हम रिएक्टेंट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा मेरा, रिएक्टेंट. और इधर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट बोलते हैं. तो दूसरा डिफिनेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, कि जितना टोटल मास जो मैं रिएक्टेंट साइड में लेता हूं वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर होना है.
चूंकि हम नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉय इन एनी केमिकल रिएक्शन मास को, तो मास मान लिए ये आपका, तो यहाँ पर आप डिफिनेशन बना सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि जितना हम रिएक्टेंट में लेते हैं प्रोडक्ट में भी उतना ही आना चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है तो इक्वेशन क्या है मेरा बैलेंस नहीं होता है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करने के लिए वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ इसमें आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल जस्ट आई कैन गिव यू। नाउ देखिए एग्जाम्पल, हम लेते हैं क्या, Na प्लस सिंपल सा लेता हूं मैं आपसे, H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2 मैंने लिया, तो ये हाफ O2 का मतलब ऑक्सीजन गैस है। तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स और 2 चूंकि डायटोमिक फॉर्म में रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करता है, इसलिए हमेशा हम लोग को O2 के फॉर्म में लेंगे, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। इसलिए जब हाफ O2 करते हैं तो 2 कैंसिल होगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन बचेगा। तो नाउ हाइड्रोजन का 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, चूंकि 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। नाउ इट फॉर्म द H2O, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि हाउ दे आर या हाउ इट इज फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास है 1 और ऑक्सीजन कितना होता है 16। नाउ इट इज वेरी सिंपल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर कितना एटम है, 2 एटम है, तो एक एटम का मास 1, तो 2 एटम का मास 1 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 2 ग्राम हो गया, राइट। अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका, तो यहाँ पर 16 है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया 16, तो 16 तो O2 के फॉर्म में है, तो O2 गुना 2 डिवाइडेड बाई 2, चूंकि आपने हाफ लिया है तो 1/2 अगर आप लिखते हैं तो 1/2 ऐसे लिखा जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया बेटा आपका, तो क्या हो गया 2:16, तो आप इसको लिख सकते हैं 2:16। और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में जब आप करेंगे तो 1:8, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, यानी ये 1:8 के फॉर्म में आएगा। तो बाई मास, तो वाटर का मास कितना है 1:8 है, दिस इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब टोटल अमाउंट की बात करेंगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन आपका 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। टोटल कितना हो गया बेटा मेरा 18 ग्राम। अब आप प्रोडक्ट साइड में आइए, हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्लस ऑक्सीजन का 16 ग्राम, टोटल कितना हो गया 18 ग्राम। आप देखिए टोटल अमाउंट आपने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया तो 18 ग्राम था, और प्रोडक्ट में भी वाटर के फॉर्म में दे रहा तो कितना दे रहा है 18 ग्राम दे रहा है।
दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो आपको एग्जांपल से प्रूफ करना होगा कि H2 plus O2 in the reactant 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen combine to each other and form one molecule of water which had 18 gram of 18 gram which is 18 gram. Now mass of H2 is 18 gram. तो रिएक्टेंट में जितना था प्रोडक्ट में उतना ही है। इस तरह से क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में उसको फॉलो करता है। दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट को ही मैं बोलता हूं बेटा डिफिनिट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही क्या बोलता है, डिफिनिट प्रोपोर्शन बोलता है। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर बोलता है क्या आपका कि एटम्स in a chemical reaction elements are always present in definite proportion by mass. In a chemical reaction elements are always in constant proportion. और दूसरा क्या है कि when two or more elements combined and form a compound, it is always in definite proportion. कंपाउंड का डिफिनेशन होता है बेटा मेरा, when two or more elements combined and form a combined in a definite proportion, and form a compound. कंपाउंड का डिफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, when two or more elements combined in a definite proportion and form a compound. जब दो या दो से एलिमेंट आपस में कंबाइन करेंगे लेकिन डिफिनिट प्रोपोर्शन में करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैंने दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आप यहाँ पर आ जाए तो हाइड्रोजन 2 एटम्स है, 1 into 2 ग्राम हो गया, और आपका ऑक्सीजन 16 into 2 by 1/2, तो ये 2 कट गया, कितना हो गया 1:8। तो 2:16 मैंने लिखा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म किया तो 1:8 आया। दिस इज द डिफिनिट प्रोपोर्शन, इसी को डिफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। इट मीन्स अगर वाटर का प्रोपोर्शन होगा तो 1:8 होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अगर दूसरा होगा तो वो वाटर नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको देखते हैं। एग्जाम्पल H4O को वाटर में बोलूंगा नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वह 1:8 के फॉर्म में नहीं है। कैसे नहीं है? तो वह हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास, ये 4 हो गया, ये 16 हो गया। तो इसका जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो 4 1 4 और 4 4 16, कितना आपका रेशियो आएगा 1:4। दैट इज नॉट ए डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो व्हाट इज द डिफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर? तो ऑलवेज इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1:8। तो यहाँ पर जो डिफिनेशन बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डिफिनिट प्रोपोर्शन का, कैसे जुड़ता है? तो डिफिनिट प्रोपोर्शन में दो एलिमेंट आपस में एक निश्चित प्रोपोर्शन में जुड़ेंगे और वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड वाज द लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के बेस पे जॉन डाल्टन ने 6 पोस्टुलेट्स दिया, 6 सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया। दैट इज now you can see here
डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसी के बेस पे डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दिया मेरे प्यारे बच्चों, वो उसका पोस्टुलेट्स बोलते हैं या थ्योरी बोलते हैं। तो 5 थ्योरी क्या था? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोला एटम्स आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, matters are made up of tiny particles called atom, atoms are made up of very tiny particles called atom, मतलब मैटर वेरी स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। दूसरा उन्होंने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एटम्स कंबाइंड, एटम्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास ऑफ एलिमेंट्स नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल रिएक्शंस। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम का मास न खत्म होगा और न उत्पन्न किया जा सकता है। 2 पोस्टुलेट्स और दूसरा हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट मैटर है, टाइनी पार्टिकल से बना है। तीसरा उन्होंने बोला कि एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स और एलिमेंट्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैव द एलिमेंट्स ऑफ टू एलिमेंट्स हैव two elements are identical by mass and chemical property। मतलब कोई भी एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स आर हैविंग द आइडेंटिकल बाय मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब कोई एक सिंगल एलिमेंट होगा तो उसका जो मास होगा वो आइडेंटिकल होगा, मतलब अपने आप में यूनिक होगा, और उसका केमिकल प्रॉपर्टी होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे सोडियम, तो सोडियम का मास नंबर 23 होता है, तो वो फिक्स है, 23 ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। और उसका केमिकल प्रॉपर्टी अगर किसी वाटर में डालने पर आग लग जाता है तो लगेगा। दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी एंड दिस इज द पार्टिकुलर नेचर ऑफ द सोडियम एटम। दूसरा बोला कि इफ 2 एटम्स और 2 एलिमेंट्स हैव टू डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट हो तो उसका एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। हाउ? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ले ले, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा। तो दोनों का डिफर हो गया, तो हैज डिफरेंट एटॉमिक मास और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऑक्सीजन जो होगा वो किसी चीज को जलने में सपोर्ट करेगा और हाइड्रोजन बर्न करेगा। तो दिस इज द अदर केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा और मास डिफरेंट हो गया। पांचवा उन्होंने बोला, तो पांचवा में उन्होंने बताया कि व्हेन 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन ए डिफरेंट रेशियो एंड फॉर्म ए कंपाउंड। कंपाउंड जब बनेगा तो 2 एलिमेंट्स कंबाइंड करेगा और कंबाइंड करके वो क्या करेगा? डिफिनिट प्रोपोर्शन में कंबाइंड करेगा और क्या बनाएगा? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और 6th पॉइंट में कंपाउंड को ही इलेबोरेटेड करते हुए जॉन डाल्टन ने बताया कि
relative number of an atoms in a compound are fixed. Relative number of the atoms in a compound are fixed. किसी भी कंपाउंड में जो रिलेटिव नंबर है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन जो मिलेगा H2O में, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन अगर मिलता है, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसका रेशियो का है 2:1। दिस इज रिलेटिव नंबर एंड दे आर फिक्स्ड। तो दिस इज द डाल्टन्स पोस्टुलेट्स और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई विल डिस्कस इंट्रोडक्शन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नाउ इट हैज बीन फिनिश्ड। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को अटेंड किए हैं तो मेनी मेनी थैंक्स, एंड नहीं किए हैं तो आफ्टर अपलोडेड ऑन यूट्यूब, जस्ट यू कैन गो थ्रू watching the video, you will grasp it, my dear friends, very energetic way. Or after that, in second part of atom and molecules, I will discuss shortly. और आप मेरे क्लास को अटेंड करना मिस करना नहीं चाहेंगे, और बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट के साथ मैं आऊँगा। तब तक आप इसको आप NCERT बुक से पढ़ें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस मेहनत से मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको बिल्कुल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक बार किताब को पढ़ें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I will be also more and more energetic, and I will provide you class continue. Thank you for today.